थैंक यू, गुड इवनिंग गाइज। तो मुझे लगता है कि मैंने मॉडर्न के एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत इजीली द एंड करा है ना। नहीं? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हुए हम लोगों ने काफ़ी उसमें कंटेंट देखा, एनसीईआरटी से हटकर देखा, एडवांस लेवल तक देखा, जो काफ़ी अच्छे पैटर्न वर्क करते हैं, जो एनसीईआरटी के बहुत सारे कंटेंट को कवर अप करता है वो पॉइंट, ठीक है, और बहुत सारे पॉइंट से थोड़ा सा हटकर है, ठीक है। बहुत सारे एनसीईआरटी से कुछ अलग हमने बात करा, मैंने कोशिश करा कि ज़्यादा मैं दूँ, ठीक है। इतना वो रिसर्च का फील्ड है कि ये सब रिसर्चर चैप्टर है, और रिसर्चर चैप्टर हम लोग कितना पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमने उतना ही पढ़ना है जितना हमें आईआईटी और अपने बोर्ड के लिए क्या है रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसमें भी मैंने आपको उतना पढ़ाया जितना आपको ज़रूरत से भी ज़्यादा मैंने पढ़ा दिया अपने को, ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं फर्दर, उसका नेक्स्ट टॉपिक हमने लिखा हुआ था एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मॉडर्न में अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर, हालांकि इस टॉपिक को आप लोगों ने 11th में पहले से पढ़ कर आया हो, मुझे ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ अच्छी बातें हम करेंगे जहाँ पर स्टूडेंट फंसे रहते हैं, उनको चीज़ें के लिए क्लैरिटी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो उन सभी पॉइंट को हम डिस्कशन करते चलते और इजीली समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो अच्छी बात है, देखते हैं अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। अब ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ी टॉपिक है, ये इतना बड़ा है कि क्या इसमें बोले, ये रिसर्चर के सब चैप्टर्स हैं। एटम्स की बात करें तो एटम्स फर्दर अभी भी क्या है, रिसर्च के कैटेगरी में पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी भी इसके ऊपर लोग रिसर्च कर रहे हैं, पर डे रिसर्च हो ही रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कुछ इसमें नई नई चीज़ें निकल जा रही हैं। तो ये इतना रिसर्च, इतना बड़ा चैप्टर है कि लेकिन हमें उतना नहीं पढ़ना है, हमें उतना ही पढ़ना है जितना, ऐसा नहीं कि हमने खूब रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और वो भी सब खींच खाच दिया इसमें, तो आपका मेन पॉइंट छूट जाएगा। हमें मेन अभी फोकस करना है अपने आईआईटी जेईई और अपना बोर्ड। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जितनी ज़रूरतें हैं उतना पढ़ाया जाए, प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें देने की कोशिश करूँगा जिससे आपकी मेमोरी अभी से चलती रहे, और ये नहीं यार ये चीज़ था, ठीक है। तो मैं ज़रूरत से भी ज़्यादा दे देता हूँ इसमें, ठीक है, पर इतना नहीं दूंगा जितना आप मतलब रिसर्चर लोग पढ़ पाते हैं, ठीक है। वो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो हमें उतना बात नहीं करनी, हमें कम समय है, टाइमिंग कम है, टाइमिंग की वजह से हमें बहुत कम बात करनी है, लेकिन इतना ज़रूर बात करनी है कि आईआईटी जेईई मेंस का अपना कंटेंट पूरा कवरअप हो और अपने सीबीएसई बोर्ड के सारे इंक्लूडेड पॉइंट एनसीईआरटी क्या हो इसमें आ जाए, ठीक है, जितने भी उनमें पॉइंट लिखे गए हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, काफ़ी अमेजिंग लेक्चर होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर की। हालांकि फर्दर 12th वाले तो इसको 11th में पढ़कर आते हैं, जहाँ पर आपका एक स्पेशल चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ नहीं डिफरेंस है, मुझे लगता है कि 100% वही है, पर थोड़ा सा यहाँ पर डील करने के तरीके अपने अलग होते हैं, बाकी सब चीज़ें वही हैं, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग कुछ बातें से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि किसी भी फंडामेंटल थ्योरी को पढ़ने से पहले उसका कुछ कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी थ्योरी को समझने से पहले उसका अगर कंटेंट अगर पहले से पता हो कि नहीं इसमें ये चीज़ें कवरअप करनी है, इसमें ये बातें आएंगी, ठीक है। तो मैं उन पहले बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा, जो सम कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको फर्दर पूरे क्या होंगे, पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूज होते जाएंगे। जैसे अल्फा पार्टिकल्स, आपको अल्फा पार्टिकल जिसे मतलब रदरफोर्ड आएंगे अपनी गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है जान लेते हैं थोड़ी सी बहुत, ठीक है। आपको पता है कि सर एटम है तो एटम से कुछ रिलेटेड बातें चलेगी। अच्छा, एटम के अंदर हमें कुछ सर देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो हम इसकी भी बातें अभी फिलहाल कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन क्या होने वाला है, उनकी क्या क्या बातें चलेगी, ठीक है, क्योंकि फर्दर यही वर्ड है, इन्हीं चीज़ को हम लोग फर्दर आगे बहुत यूज करेंगे। तो इन्हें हम पहले स्पेशली क्या करते हैं देख लेते हैं, ठीक है। और तो कुछ फंडामेंटल कुछ हम स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक रहेगा, बस थोड़ा सा है, 5 मिनट बात करूंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार है, जो आपको आने वाले सभी टॉपिक्स में इसके क्या करेगा, वो लोग हिस्सा लेंगे। तो वो हिस्सा लेंगे तो फिर ये ना रह जाए आपके अंदर मलाल, अरे यार इसके बारे में क्या होता है, ये तो जानते ही नहीं थे। वो छोटी छोटी बेसिक पॉइंट आपको सर क्या करेंगे, थोड़ी सी दुखदाई देंगे। तो उस छोटी छोटी पॉइंट को अगर आप पहले जानते हो तो आपका मेमोरी अच्छे से चलेगा, आप उस एक स्टेप आगे सोच सकते हो। पीछे वाली ही बातें क्लियर नहीं होगी तो आप आगे वाली बातें नहीं सोच पाओगे, बस आपको रट कर निकलना पड़ेगा वहाँ से। तो मैं इससे बचने के लिए पहले उन छोटी छोटी पॉइंट को याद दिलाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं पहला सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। हाँ, पहला बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में आता है, पहला ध्यान दीजिए, सम इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स। सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में हम बात करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स। कुछ हम पार्टिकल के स्टडी करने वाले हैं इन द सेंस ऑफ एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वही स्पेशली बात करने वाले, ठीक है। तो सम पहली पॉइंट हमें बात करने वाली सम इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स। अच्छा,
सम इम्पोर्टेंस पार्टिकल की बात करें तो इसमें सर देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि मुझे पता है आपको आता है, बस मैं थोड़ा थोड़ा दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, फील आएगा, ठीक है। पहला देखते हैं सर प्रोटॉन। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की हम क्या क्या देखने वाले हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन की हम देखने वाले स्पेशली प्रोटॉन का मास क्या है और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या है, क्योंकि जो चीज़ इनसे जरूरतें हैं वही चीज़ हम बात करेंगे, ठीक है। पार्टिकल तो बहुत सारे हैं, इतने पार्टिकल के लिए सभी पार्टिकल का हमें स्टडी करना जरूरत नहीं है, हमें उतना ही पार्टिकल की स्टडी करना है जो अभी फिलहाल हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है रिक्वायरमेंट है। तो पहला पार्टिकल आपका आता है क्या सर, प्रोटॉन। प्रोटॉन के बारे में हम क्या जानने चाहते हैं, तो प्रोटॉन के बारे में जानने के बाद उसका मास, मेस ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, राइट ना। तो मेस ऑफ प्रोटॉन को बता दे फटाफट कितना होता है, किसी को अगर आइडिया है कोई चीज़ें, हाँ 1.6 कितना होता है बोलिए, किसी को कुछ पता है। अरे हमें पता है सर, आप लोग मिटाने वाला कहाँ गया, मिटाने वाला कहाँ है, हाँ हाँ देखिए, तो मैं कुछ रफली डाटा ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा नहीं तो आपको भी पता है, ठीक है। तो मैं मेस ऑफ प्रोटॉन इज रफली 1.6 मल्टीपल 10 के पावर -27 kg होता है, राइट ना, कोई दिक्कत। अच्छा, इसकी चार्ज की बात करें, चार्ज इन द सेंस ऑफ क्यू, चार्ज इन द सेंस ऑफ क्यू, चार्ज तो मतलब क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज कितना होता है चार्ज, तो चार्ज जो इसका होता है प्रोटॉन का प्लस में 1.6 मल्टीपल 10 के पावर -19 कूलम्स होता है, क्या होता है 19 कूलम्स होता है, राइट ना, इतना। अच्छा, आपको ये पहले से पता है कि ये ई की वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू होती है, तो हम इसको प्लस ई भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्लस ई। इसका मतलब सर जो मेस ऑफ प्रोटॉन, जो मेस ऑफ प्रोटॉन का जो चार्ज है वो क्या है सर, अपना इलेक्ट्रॉन के बराबर, राइट ना, मतलब इसकी वैल्यू ये है, तो मैं लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत इसमें, समझ आ रहा है ना। चलिए अगली बात देखते हैं सर, क्या दूसरी पॉइंट हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन। फटाफट इलेक्ट्रॉन की बात कर लीजिए सर, इलेक्ट्रॉन की बात कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन में क्या क्या होता है, यहाँ पर लिख दें चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, चार्ज अपन क्या है प्रोटॉन है। चलिए हाँ चलिए, तो बताइए मेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बोलिए फटाफट, क्योंकि छोटी छोटी बातें आपको आती है, बस जानना भी जरूरी है, ठीक है। हाँ, मेस ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 9.1 मल्टीपल 10 के पावर -31 kg, राइट ना, क्या मैंने लिखा वो सही लिखा। अच्छा, इसकी चार्ज की बात कर लेते हैं, तो चार्ज कितना होता है सर, तो हमें बात करना है सर चार्ज, तो चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का है। अच्छा, यहाँ पर सॉरी ई रहेगा, मेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेस ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, तो कितना होता है माइनस में 1.6 मल्टीपल 10 के पावर -19 कूलम्स होता है। अच्छा, ये सर ई की वैल्यू होती है, तो मैं इसको माइनस ही लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, सही है। अच्छा, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसकी बात करते हैं सर हम थर्ड पॉइंट किसकी बात करते हैं, न्यूट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, बोल दीजिए न्यूट्रॉन क्या है, तो न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन को देखिए, न्यूट्रॉन के जो रफली मेस ऑफ जो न्यूट्रॉन है, मेस ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो रफली अप्रोक्सीमेट प्रोटॉन के बराबर है, क्या है मेस ऑफ न्यूट्रॉन, क्या है रफली किसके इक्वल है सर, अपने प्रोटॉन के इक्वल है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, तो मेस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मेस ऑफ न्यूट्रॉन, कोई दिक्कत। अच्छा, ये चीज़ तो न्यूट्रल है, तो चार्ज विल बी आल्सो जीरो, इस पर चार्ज क्या है सर अपने, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन क्या है सर, जीरो, राइट ना। ये छोटी सी पॉइंट थी, ठीक है। अच्छा, तीन पार्टिकल्स हमने देख लिया, एक पार्टिकल और बात करते हैं इसका अल्फा पार्टिकल, जिसका नाम क्या है अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ये तीन लिख लो लिख लो लिख लो, अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, मुझे पता है आप लोगों को आता है, पर थोड़ी सी मैं लिखवा देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप लिख लो। अल्फा पार्टिकल किसकी बात करने वाले हैं सर, हम अल्फा पार्टिकल की बात करने वाले हैं, फोर्थ ना, अल्फा पार्टिकल किसकी बात करने वाले हम लोग हैं, अल्फा पार्टिकल्स। अच्छा, बहुत स्टूडेंट के मन में सवाल था सर व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, क्योंकि हमने यहाँ पर रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या देखने को मिलेगा सर, अल्फा पार्टिकल। एक अल्फा पार्टिकल को सर एक गोल्ड फॉइल के ऊपर बमबारी कराया था, तो हम सर वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर कराते हैं, राइट ना। तो हम देख लेते हैं व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या है सर, तो अल्फा पार्टिकल डुअल आयोनाइजेशन हीलियम है, क्या है सर, डुअल आयोनाइज्ड हीलियम है, डुअल मतलब डबल आयोनाइज्ड हीलियम है, क्या मैंने बोला, डबल आयोनाइज्ड हीलियम। अच्छा, यहाँ पर एक मैंने वर्ड यूज करा आयोनाइज्ड, क्या वर्ड, आयोनाइज्ड इन द सेंस ऑफ आयोनाइज मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। आयोनाइज मतलब क्या होता है, जिस एटम का इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए उसको क्या बोलते हैं सर, आयोनाइज होना, क्या होना। तो जब भी किसी एटम का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, तब उस समय जो चार्ज जनरेट होता है, बात तो समझ रहे हैं ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, किस फॉर्म में हो गया सर, आयोनाइज हो गया, क्या हो गया वो आयोनाइज, हमसे चार्ज निकल गया तो हम क्या हो गए सर, आयोनाइज हो गए, राइट ना। तो अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं सर, अल्फा पार्टिकल होते हैं जो अल्फा पार्टिकल इन द सेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट इज नोन एज अ डबल आयोनाइज्ड हीलियम, क्या होता है सर, हीलियम होता है।
डबल आयनाइज्ड क्या होता है? हीलियम होता है। क्या होता है सर? डबल आयनाइज्ड हीलियम होता है, राइट ना। अच्छा, आयनाइज्ड का मतलब होता है, आपने समझा, आयनाइज्ड का मतलब आपने समझा कि क्या हो सर? इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना। क्या होना सर? इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब डबल मतलब दो। अगर किसी हीलियम से, अगर किसी हीलियम एटम से किसी क्या हीलियम एटम से अगर दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें हम? रिमूव कर दें, तो वो क्या हो जाएगा सर? हमारा अल्फा पार्टिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वही हमारा अल्फा पार्टिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये थोड़ा समझ पा रहे हो? इसे मान लेते हैं हमारे पास हीलियम एटम है। क्या है? हीलियम एटम। अब हीलियम एटम के दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दोगे आप? रिमूव कर दो। क्या कर दोगे? हीलियम एटम के दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो क्या होगा? सॉरी, मैं मिटा देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसे मिटाकर यहीं पर लिख देता हूँ। अगर हीलियम एटम का दो इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे तो इस पर दो का चार्ज जनरेट होगा। कितने चार्ज जनरेट होंगे सर? दो चार्ज जनरेट होंगे। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे सर? अल्फा पार्टिकल बोलेंगे। अब किसी के मन में सवाल नहीं उठेगा सर व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? क्या? हाँ, बहुत अच्छी बात है। अरे बहुत अच्छी बात है, चलिए हम आते हैं तब। अच्छा, कुछ लोग इसको बोलते हैं न्यूक्लियस हीलियम बोलते हैं। क्या? हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस हीलियम बोलते हैं। समझते हैं क्यों बोलते हैं? अब बोलते हैं, इसका मतलब होगा तभी ना। बात को नोट करो, आपका डाउट अभी क्लियर होगा। ठीक है, आप बोले ना सर इलेक्ट्रॉन तो जीरो हो गया, अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका एक दूसरा नाम भी होता है। ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस। क्या होता है सर? इसे कुछ लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं? हीलियम न्यूक्लियस। क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस। चलिए मैं समझाता हूँ हीलियम न्यूक्लियस क्या होता है। अब है तभी लोग बोला इन लोगों ने, हीलियम न्यूक्लियस है तभी इन लोगों ने बोला। चलिए ध्यान से, ये हमारा हीलियम एटम से क्या हो जाए? हीलियम एटम से अगर दो इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर दो? रिमूव कर दो, तो क्या हो जाएगा? डबल आयनाइज्ड हीलियम। क्या है सर? अपना अल्फा पार्टिकल। इट्स कॉल्ड द अल्फा पार्टिकल, राइट ना। अच्छा, मैंने ऋतुराज बोला न्यूक्लियस का स्पेलिंग गलत है, आप लोग सुधार लेंगे। ठीक है, आप स्पेलिंग सुधारते हो न्यूक्लियस। अब हीलियम न्यूक्लियस क्यों बुलाता है? ध्यान दीजिए। हाँ, हीलियम की बात करें, हीलियम के पास एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक नंबर 2 होता है, राइट ना। अब चलिए सर, अगर मुझे बात करना सर, इसके बाद प्रोटोनों की संख्या कितनी है सर? 2 प्रोटोन है। कितने प्रोटोन है? प्रोटोन तो 2 है ना सर। अच्छा, इसमें से कम करिए तो कितना है? अभी छोटी छोटी बात बताने की जरूरत नहीं है ना। 4 में से 2 गया सर। न्यूट्रॉन कितने अपने हैं सर? 2 न्यूट्रॉन है। अच्छा, ये 2 न्यूट्रॉन है। इसके बाहर में कौन है सर? ये तो ये न्यूक्लियस है ना। अच्छा, इसके बाहर में क्या है सर? अपने 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। कितने बैठे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं ना। अच्छा सर, अब लेकिन हमने क्या बोला? अल्फा पार्टिकल तभी बनेगा ना जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो भाई निकलिए, चल तू निकल बाहर, चल निकल बाहर। दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन गायब। अब इलेक्ट्रॉन गायब तो भाई सर कहाँ सिर्फ बच गए? सर न्यूक्लियस नहीं बचे ना। क्या बाहर कोई चार्ज है? तो क्या बोलेंगे? हीलियम न्यूक्लियस कह सकते हैं, नहीं कह सकते? देखिए है ना, अल्फा पार्टिकल को ही दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं कुछ लोग? हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस क्यों है? क्योंकि सर जो भी इसमें है पार्टिकल्स वो कहाँ है सर? न्यूक्लियस में है। क्या है? क्योंकि बाहर तो कोई पार्टिकल है नहीं, सिर्फ पार्टिकल कहाँ है इसके पास है? न्यूक्लियस में। ठीक है, बात समझ में? ठीक है, अब इसी समझ में रही बात है। हाँ, कोई डाउट नहीं है ना? चलो ठीक है। और एक बात और बता दूँ सर, एटम डिपेंड नहीं करता है। एटम सर हमेशा डिपेंड करता है प्रोटॉन पर। किस पर करता है? अगर प्रोटॉन के अस्तित्व को आप निकाल दोगे, किसका अस्तित्व? अगर प्रोटॉन का अस्तित्व आप निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा? एटम ही खत्म हो जाएगा। एटम सर डिपेंड करता है ओनली फॉर किस पर? प्रोटॉन पर। अगर प्रोटॉन का अस्तित्व तुम हटा दो, किसी भी एटम से अगर प्रोटॉन निकाल दो तो क्या हो जाएगा? एटम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत? तो कहो सर न्यूट्रॉन का अस्तित्व क्या होता है? बाद में देखिए केमिस्ट्री में सर इसके बारे बहुत बात करी होती है। यहाँ पर सर हम कितना बात करेंगे, राइट ना। रेडियो एक्टिविटी जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर सर इसके बारे में कुछ बता दूंगा आपको। ठीक है, दूसरी बात मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँगा, आंसर दोगे? एक क्वेश्चन का मेरा आंसर दे दो, ध्यान दो ऋतुराज, एक क्वेश्चन का मेरा आंसर दो। क्वेश्चन का आंसर मेरा ये है, हाँ, कौन सा ऐसा एटम है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है? सोचते रहो, तो मैं मिटा देता हूँ। चलिए, हाँ चलिए, अब देखिए हो गई ना बातें। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब मैं पूछता हूँ सर मैस ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? अब मैस ऑफ, अरे बोलो सॉरी, मैंने पूछा मैस ऑफ अल्फा कितना होगा? सॉरी मैंने क्या बोला? मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल हो गया ना। 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने रिमूव करी तो कौन सा पार्टिकल हो गया? अल्फा पार्टिकल। अच्छा, मेरा अब सवाल क्या है सर? मुझे जानना है इसमें क्या, हम मुझे क्या जानना है? मुझे जानना है सर अल्फा पार्टिकल, मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल ना। तो अल्फा पार्टिकल कितने हैं सर? तो 2 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन यहाँ। अच्छा, मैंने बोला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? लगभग समथिंग इक्वल होता है, रफली समथिंग होता है। क्या मैं लिख दूँ? 4 मैस ऑफ प्रोटॉन लिख सकता हूँ? सर याद रखेंगे, बहुत लोगों को डाटा नहीं याद रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सर वीवीआई लगा लेंगे। सर वो हाइड्रोजन होगा?
हाँ, आपका आंसर सही रहा, हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन के पास क्या होता है सर? न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाँ, क्योंकि सर किस कंडीशन में, तो आप सर समझदार, आप पढ़ते लिखते हो, ठीक है, आप पढ़ने वाले हो, ठीक है, आप समझ सकते हो कहाँ से मैंने बोला। कर लोगे ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? हमने क्या देखा यहाँ पर सर? मेस ऑफ अल्फा पार्टिकल, मेस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मेस ऑफ प्रोटॉन। क्या है सर? 4 टाइम्स ऑफ मेस ऑफ प्रोटॉन। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को तकलीफ देने वाली बात है? अच्छा, चलिए सर, क्या अल्फा पार्टिकल के बारे में समझ लिया? अब जब हम अल्फा पार्टिकल की कहीं भी बात करेंगे तो समझ जाओगे फटाफट। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो ठीक है, मिटा दो इसको, कुछ और पॉइंट की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, चार्ज के बारे में बता सकता है कोई? चार्ज, क्योंकि सर दो ही बात जानी है ना हमको, हम पार्टिकल लिखेंगे, पार्टिकल के बारे में जानेंगे, और पार्टिकल के बारे में क्या जानेंगे सर? मास और उसका चार्ज, क्योंकि हमको दो ही चीज़ की जरूरत होने वाली है आने वाले फ्यूचर टाइमिंग में। हमें कितनी चीज़ की जरूरत होने वाली है? एक उसका मेस और उसका दूसरा चार्ज। तो मेस और चार्ज, तो मेस तो हो गया सर, चार्ज कितना होगा बता दो? हाँ, जाहिर सी बात है सर, कितने चार्ज निकल रहे हैं सर? तो जो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है सर, 2 ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना। कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ऋतुराज बोलो? एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 मल्टीपल 10 के पावर। तो कोई दिक्कत नहीं, याद आ गया ना, जैसे मन करे वैसे याद रखना, ठीक है। तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है सर? 2 ही होता है। कितना होता है? 2 ही होता है। 2 ही मतलब एक ही कितना होता है? 1.6 मल्टीपल 10 के पावर -19 ठीक है। बेसिक कंटेंट है, आपको होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मिटा दो, चलो ठीक है, नोट कर लीजिए। एक सर और पार्टिकल आता है, जिस पार्टिकल का नाम लिखते हैं सर स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है सर? अपना एक और आता है स्पेसिफिक चार्ज। सर कितने हो गए? 4 हो गए ना। फिफ्थ पार्ट चार्ज का नाम है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक। सही लिखा स्पेलिंग? और बार बार गड़बड़ होती है। स्पेसिफिक, राइट ना? हाँ, चार्ज। अब स्पेसिफिक चार्ज क्या है? क्योंकि आपको आने वाले फर्दर, और सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है, पूछेगा भी, इसलिए कुछ सम बेसिक पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है, राइट ना। तो यहाँ से तक खाली ऋतुराज नीति में पूछा हुआ है, समझा? तो देखिए, सम स्पेसिफिक चार्ज की बात करें तो सम स्पेसिफिक चार्ज क्या है जानिए। तो सम स्पेसिफिक चार्ज की बात करें तो चार्ज टू मेस ऑफ रेशियो होता है। क्या होता है? मैंने जो बोला समझ में? मैंने बोला चार्ज टू मेस रेशियो, इसका मीनिंग इतना बड़ा लिखता है। स्पेसिफिक चार्ज जब भी अगर आपको कहीं देखने को मिल जाए और आप फर्दर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको बहुत बार मिलेगा, इसका मतलब होता है चार्ज टू मेस रेशियो। कहने का मतलब मेरा है सर, चार्ज और मेस का रेशियो ही क्या होता है सर? अपना स्पेसिफिक चार्ज होता है। अच्छा, यहाँ पर जो चार्ज होता है वो सर चार्ज तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। तो सर यहाँ पर हम जो भी वैल्यू कंसीडर करेंगे, जो भी वैल्यू हम कंसीडर करेंगे वो सर हम क्या, उसके साइन से कोई मैटर नहीं करेगा, साइन से मतलब नहीं रखेंगे हम लोग। क्या? क्योंकि हम वैल्यू जब रहेंगे तो हम समझ रहे कि उसकी मैग्नीट्यूड रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? तो मैग्नीट्यूड रखने के लिए सर हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा सर? मॉड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा सर? मॉड लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा? हमारा मॉड आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, ये बातें समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन कर लीजिए, मैं बोल देता हूँ। एक क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा सा एक क्वेश्चन लिखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए सर, हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रही बात है? अरेंज दी फॉलोइंग पार्टिकल्स इन दियर इंक्रीजिंग स्पेसिफिक चार्ज। मैंने क्वेश्चन में क्या बोला सर? अरेंज दी फॉलोइंग पार्टिकल्स इन दियर इंक्रीजिंग स्पेसिफिक चार्ज Q अपॉन में M वैल्यू। तो सर हमारे पास देखिए बहुत सारे पार्टिकल दिए हैं और इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनके स्पेसिफिक चार्ज क्या करना है सर? अरेंजमेंट करना है। क्या मैंने बोला? हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और इन सभी पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज, कौन सा चार्ज लिख रहे हो आज? स्पेसिफिक चार्ज क्या करना है हमें? अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज करना है। बात समझ में आएगी नहीं? तो अरेंज करते हैं हम लोग। चलिए बात समझते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए चेक कर लेते हैं, सबके लिए पहले निकालेंगे तभी ना। बोलो किशन, बोलो निकालो। हाँ बोलो। मैं यहाँ पर निकाल लूँ? कोई दिक्कत नहीं ना, ये स्पेस मेरा गैपिंग है, मैंने बचा दिया। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे सर? Q अपॉन में M। तो बोले इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज इन द सेंस ऑफ Q अपॉन में M नहीं होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है? Q अपॉन में M। तो बोले इसका चार्ज कितना होता है? बोलिए आप लोग। 1.6 मल्टीपल 10 के पावर -19। अच्छा, मेस कितना होता है इसका? 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg। कोई दिक्कत? अच्छा, ये किसका हो गया? यहाँ पर मैं लिख दूँ ऐसे इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? अच्छा, अब आते हैं प्रोटॉन के लिए। ये ऊपर मैं हटा दूँ, ऊपर कंटेंट समझ में आ गया ना? ये बात समझ में आ गई तो मैं इसको हटा देता हूँ। अगली बात करते हैं हम लोग। हाँ, अब स्पेसिफिक चार्ज किसे निकालते हैं? प्रोटॉन है ना?
प्रोटॉन की बात करते हैं, बोलो प्रोटॉन बोलो। 1.6 हाँ बोलो। into 10 to the power minus हाँ 1.6 मल्टीपल 10 के पावर माइनस 19। अच्छा इसका प्रोटॉन का भी चार्ज इतना ही होता है ना? yes sir अच्छा मेस कितना होता है बोल दीजिए आप लोग। 1.6 अभी लिखो है ना, हाँ 1.6 into 10 to the power माइनस 27 27 के, कोई दिक्कत? no sir अच्छा ये किसका हो गया? proton का प्रोटॉन का। अच्छा यहाँ पर और देख लेते हैं हम लोग, किसका देख ले? neutron न्यूट्रॉन का। direct 0 हाँ अच्छा ये एक ही बात आपको आगे ने। अच्छा ऊपर चार्ज कितना? चार्ज 0 होता है, नीचे कुछ लिखो, not matter डजंट मैटर, छुच्छा लिखो, छुच्छा 0। ऐसी समझ बात है? चलो ठीक है आप समझ गए। चलिए अब एक लास्ट बच गया अल्फा पार्टिकल, मेस ऑफ अल्फा पार्टिकल। हाँ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल चार्ज कितना होता है इसका? 2 ही होता है, और मेस कितना होता है? 4 प्रोटॉन ऑफ मेस ही ना होता है। अब सर प्रोटॉन ऑफ मेस कितना होता है? उतना होता है, तो मैं रख दूँ? अच्छा 4 टाइम ज़्यादा हो गया ना, रखूँगा तो 4 टाइम ज़्यादा हो गया ना। अच्छा देखो 2 से मारा, 2 से मारा ना, नहीं कर दो ई अपॉन में कितना 2। अच्छा प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है? 1.6 मल्टीपल 10 के पावर माइनस 27 kg, कोई दिक्कत? अच्छा डबल यहाँ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू वही रहेगी ना। अच्छा अब बताओ सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वजन लगा सकते हो? yes sir सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होनी चाहिए? स्पेसिफिक चार्ज सबसे बड़ी किसकी होगी? proton ध्यान दीजिए, देखिए ऊपर का चार्ज सबका सेम है, ऊपर का चार्ज सबके लिए क्या है? सेम है ना। देखिए इसके लिए सबके लिए सेम है ना, yes sir कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ पर कोई नेगेटिव में नहीं आ रहा, स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू कोई नेगेटिव में नहीं आ रहा। मैंने बोला ना हम लोग मैग्नीट्यूड रखते हैं तो कोई नेगेटिव में नहीं आ रहा। आप देखो नीचे का 31 ऊपर जाएगा, ठीक है, नीचे का 27 ऊपर जाएगा तो भी क्या आएगा? पॉजिटिव में ही वैल्यू आएगी, क्योंकि आप समझ सकते हो ऊपर 19 नीचे -27 तो जाएगा तो ऊपर पॉजिटिव, तो हमेशा वैल्यू का आएंगे सबके लिए पॉजिटिव आएंगे। तो इसका मतलब सर नेगेटिव का झमेला नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक चार्ज हमारा नेगेटिव में आने वाला नहीं है, सब पॉजिटिव आएंगे। किस में आएंगे? सब पॉजिटिव में। चलिए बताए तो सर इलेक्ट्रॉन, मुझे लगता है ऊपर का सबका इलेक्ट्रॉन सबका बराबर है, सब ऊपर का चार्ज सबके लिए बराबर है, नीचे जिसका बड़ा होगा उसकी वैल्यू छोटी, क्योंकि ऊपर का सबका अगर सेम है तो नीचे जिसका बड़ा उसकी वैल्यू क्या होगी? छोटी की। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा देखो ना ये अल्फा पार्टिकल का है, 2 टाइम्स है ना ऋतुराज, किसका बोल रहा? प्रोटॉन का है, चार्ज दोनों का बराबर है ना ऊपर, yes नीचे देखो इसका 2 टाइम्स है ना, yes sir तो ये ज़्यादा बड़ा है ना नीचे, डिवाइड में तो और छोटा आएगा। तो स्पेसिफिक चार्ज सबका सबसे छोटा किसका है? इसका। सबसे बड़ा किसका है? सबसे छोटा सर यही ना है, yes sir मैं बड़ा पूछ रहा हूँ, सबसे छोटा ये हो गया। सबसे बड़ा कौन है? इलेक्ट्रॉन का। तो मैं यहाँ पर ऑर्डर लिख दूँ, मैं यहाँ पर ऑर्डर लिख दूँ, तो Q अपॉन में M ई स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे बड़ा होगा, उसके बाद किसका होगा? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ किसका? proton प्रोटॉन का ना, सही है। उसके बाद electron अरे अल्फा पार्टिकल ना, सबसे छोटा किसका होगा? neutron क्या आसान लगा? तो हमने छोटी छोटी पॉइंट को कवर अप करा, तब हमें ये पॉइंट समझ में आए, ठीक है। और ये एनसीईआरटी की सबसे दर्दनाक पॉइंट होती हैं, एनसीईआरटी की सबसे दर्दनाक नहीं जी, खतरनाक, ठीक है। हाँ मुझे लगता है समझ में आ गया। अच्छा एक और दे दूँ कंपेयर करने के लिए, कंपेयरिंग कर लो, जब यहाँ पर पहुँच गए तो कंपेयर कर लो। एक मुझे कंपेयर कर बताओ, कॉपी कलम मत चलाओ, अभी मत चलाओ। स्पेसिफिक चार्ज सोडियम, स्पेसिफिक चार्ज मैग्नीशियम, बताओ किसका स्पेसिफिक चार्ज बड़ा है, किसका छोटा है? कंपेयर कर दो, बस मुझे कंपेयर कर दो, कंपेयर कर लो आप लोग। सेम है सेम है, देख लो नींद में नहीं रहो। ये नोट कर लो, सो नोट कर लो एक बार, नीचे वाला नोट कर लो। इसको पहले नोट करो फटाफट, सबने नोट कर लिया? हो गया? इसको मिटा दूँ ना, ये मिटा दूँ नीचे वाला, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए बस ये ऊपर का डाटा मिटा दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन का आप देख लेना, अरेंजमेंट है वही। चलो आपको पता है सर सोडियम का ज़्यादा, सोडियम का ज़्यादा होगा, और किसी का? सोडियम, अच्छा सबका सोडियम का, वाह सर मैं खुश हो गया। तुम्हारा लड़कियों, लड़कियों बोलो
तुमको कुछ पता नहीं है, हद है। अच्छा देखो यहाँ पर क्या है, चार्ज पार्टिकल है। अच्छा सर ये को चार्ज निकाल रहा है ना, तो इसके पास 1 ही होगा, कोई दिक्कत, इलेक्ट्रॉन वन ही होगा ना, अरे एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है ना, तो चार्ज कितना होगा, 1 एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन निकालना, तो कितना होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, कोई दिक्कत। अच्छा सर इसके पास सोडियम का मास कितना होता है सर, 23 mu होता है, कितना होता है, mu में ले लेते हैं, 23 mu होता है, राइट ना। अच्छा इसका देखते हैं, मैग्नीशियम के पास चार्ज कितना है सर, दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 2e होगा ना, तो 2e मतलब 2 और इंटू ई की वैल्यू कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, कोई दिक्कत यहाँ पर। अच्छा इसका सर कितना मास होता है, 24 mu होता है, कितना होता है 24 AMU होता है, कोई दिक्कत। अच्छा सर ऊपर इलेक्ट्रॉन, ऊपर देखिए ई की वैल्यू है, ऊपर यहाँ भी ई की वैल्यू है। अच्छा देखिए यहाँ पर कुछ मर रहा है, 12 आया। अच्छा देखिए 1/6 × 10⁻⁻19 अपन में 12 है, यहाँ पर 23 है, ऊपर दोनों सेम है, पर नीचे जिसकी क्वांटिटी बड़ी है उसकी वैल्यू छोटा। अभी मैंने बोला ना ऊपर की वैल्यू क्या है, सेम है, और ऊपर की दोनों की वैल्यू सेम है ना, तो बस नीचे चेक करो, नीचे जिसका छोटा उसकी वैल्यू बड़ा, नीचे जिसका बड़ा उसकी वैल्यू छोटा, तो बोलो किसका छोटा है, 12 यहाँ पर है, नीचे 12 है, 12 है ना, तो ये इसकी वैल्यू बड़ी ना। क्या उल्टा सीधा चेक कर रहे हैं, सबको मतलब सोडियम दिख गया है, कंफ्यूज हो जा रहा है। चलो ठीक है, नोट कर लो। बस एक नोट पॉइंट और लिखते हैं, फिर हम लोग सर कहाँ आते हैं, अपने कंटेंट पाते हैं, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है सर एटॉमिक मॉडल को पढ़ना, किसका पढ़ना, एटॉमिक मॉडल को पढ़ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ना, न कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को पढ़ना। जबकि हमें पता है आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सर डिस्कवरी और खोज आप क्लास 11 में पढ़ कर आ रहे हो, राइट ना, पढ़ कर आ रहे हो सबने ना, तो वो हमें देखना है, नहीं देखना, हमें देखना क्या है, आज अच्छी बात देखनी, क्या देखनी है, अच्छी बात देखनी है। मतलब क्या, सीधे हम लोग आएंगे एटॉमिक मॉडल के ऊपर। जो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होगा, जिसने सबसे पहले दुनिया में सोचा कि एटम का मॉडल क्या होना चाहिए, क्योंकि सर जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जब डिस्कवरी करी जा रही थी तो किसी के अंदर कंसिस्ट कर रहे होते ना पार्टिकल, ये तीनों ही पार्टिकल किसी के अंदर कंसिस्ट कर थे, किसी के अंदर थे, तो भाई किसके अंदर थे तो उसके बारे में भी कोई सोचेगा ना, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, वो किसके अंदर है, तो उसका मॉडल किसने, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, कैसे लोग बैठे होंगे उसके अंदर, राइट ना। तो इस सबसे पहले जो सोचा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस सबसे पहले एक हम पॉइंट को और बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है थोड़ा सा नोट पॉइंट जिसका नाम नोट पॉइंट नहीं है, ठीक है। अच्छा नोट पॉइंट मस्त है, मैं लिखवाया, मैंने क्या बोला ध्यान सुना, इफ चार्ज पार्टिकल Q जो ऑसिलेटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट, अगर किसी V वोल्ट से किसी चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, ऑसिलेट करा दे, क्या करते हैं, ऑसिलेट, देन उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी डेवलप कर जाएगी, क्या कर जाएगी, उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी डेवलप कर जाएगी, इज गिवन बाय, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू V, याद रखना इस चीज़ को, कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी Q इंटू V, याद रखना इस बात को, क्या वेरी इंपॉर्टेंट, क्या वेरी इम्पोर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बात समझ ना। ये सर हमारे कुछ पॉइंट थे। अगर इसमें पार्टिकल के बारे में स्टडी कराऊँ तो बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं, अल्फा बीटा गामा, है ना, तो सभी पार्टिकल की स्टडी करना यहाँ पर अभी नहीं, जिसकी रिक्वायरमेंट है अभी मैं उन्हीं की बात करा, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है कि बीटा पार्टिकल पढ़ना है, पर वहाँ पर जब रेडियो एक्टिविटी हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर बीटा पार्टिकल आएगा, गामा पार्टिकल आएंगे, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, बात कर लेंगे, समझ में बात है ना। लेकिन यहाँ पर हमें बात अभी नहीं करनी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हम लोग सीधे आए अपने मॉडल पर, ठीक है। तब हम आते हैं, आप क्या मॉडल पर आते हैं, ठीक है, बात करते हैं, मिटा देने जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारी बातें कर लिए, यानी कि हम लोगों ने बेसिक उन फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में स्टडी कर लिया, राइट ना, बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स, ठीक है, किसका, थॉमसन मॉडल, क्योंकि हमें पता है कि जितने हम पार्टिकल की बात करें वो सब पार्टिकल कहीं कंसिस्ट थे, और कंसिस्ट कहाँ थे, तो सर उसको नाम दिया गया एटम, एटम के अंदर ये सभी पार्टिकल्स थे। तो अब बहुत सारे साइंटिस्टों का ऑब्जर्वेशन अलग अलग रहा एटम के बारे में, ठीक है। तो ये जो कहानी जो स्टोरी है सब बहुत 18th सेंचुरी से पहले की बात है। तो 18th सेंचुरी से पहले ये सब जो साइंटिस्ट आए थे इनका ऑब्जर्वेशन था, और इनका ऑब्जर्वेशन जो था वो बिल्कुल इनके लिए उस समय का परफेक्ट था, कि उस समय यही लोग थे, तो ये लोग तो हीरो थे, जो बोले वही सब थे। लेकिन फर्दर
जब समय बीतते गया, जब नए नए एक्सपेरिमेंट आने लगे, नए नए साइंटिस्टें जब जन्मे, नए नए डिस्कवरी करते गए, तो ये लोग धीरे धीरे क्या होते गए, फेलियर होते गए, क्योंकि इनकी कही गई सारी बातें क्या थी, गलत थी। क्या थी? सब गलत है। ठीक है, तो ये उस समय की बात है जब बहुत पुरानी। ठीक है, तो वहाँ पर थॉमसन मॉडल था एटम का। तो ये व्यक्ति सबसे पहले व्यक्ति थे जिसने एटम के बारे में जिक्र करा, एटम के मॉडल के बारे में क्या करा, कुछ बातें करी। ठीक है, और मुझे लगता है कि इन्हीं लोग को आइडियल बोलना चाहिए, क्योंकि भाई इन्हीं शुरुआत भी इन्हीं लोगों ने करी ना। नहीं, लेकिन कुछ नहीं मिला। अच्छा, एक बात तो है ना, थॉमस जो है उसको सर इलेक्ट्रॉन इसने डिस्कवरी करे थे। थॉमस जो था वही ना, थॉमस नहीं, थॉमसन आप बोल सकते हो, पर थॉमस जो थॉमस था उसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करा हुआ था? इसने करा हुआ था व्यक्ति। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में इसको पता था, आइडिया था। इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या इसको था? आइडिया था। तो इसीलिए इसने एटम के बारे में क्या करा, कुछ ऑब्जर्वेशन करा। एटम के बारे में इसने क्या बोला कि सर अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इसने जो मॉडल दिया उसने बोला एटम इज अ यूनिफॉर्मली स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन embedded in its। इन्होंने बोला कि सर जो एटम है, एटम लाइक दिस बिहेव वाटरमेलन। वाटरमेलन इन द सेंस ऑफ वाटरमेलन जो है उसके जो सीड्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन्स है, और जो रिमेन्स पार्ट है वो क्या है, सब पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? तो वाटरमेलन है, वाटरमेलन में जो ब्लैक ब्लैक कलर के सीड हैं, उसने बोला कि वो जो ब्लैक ब्लैक सीड है वो क्या है, सब नेगेटिव चार्ज है। क्या है? नेगेटिव चार्ज है। और रिमेन पार्ट्स इज मास। क्या है सर? उसके क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इसने बोला इट्स आल्सो कॉल्ड द वाटरमेलन, हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इनका जो डिफिनीशन था, इन्होंने एक वाटरमेलन को लेते हुए समझाते हुए ये कह रहे हैं, वाटरमेलन को नहीं लिया उन्होंने, उसके मॉडल के ऊपर क्या एटम का मॉडल बना दिया। उन्होंने बोला कि लाइक बिहेव दिस एटम वाटरमेलन। क्या है सर? जो एटम्स है लाइक बिहेव दिस वाटरमेलन। तो ये एटम है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है अपना, किस तरह से है, वाटरमेलन। वाटरमेलन के अंदर उन्होंने देखा कि वाटरमेलन क्या है सर, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड है, मतलब क्या है, नेगेटिव सीड जो इम्बेड्स हैं, इम्बेडेड हैं, वो क्या है, इट्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, रिमेन्स पार्ट इज अ पॉजिटिव चार्ज। तो रिमेन्स पार्ट जो है उसके पॉजिटिव चार्ज। तो उन्होंने ये बोला कि सर जो हमारा जो एटम्स है, एटम के पूरे सरफेस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, पूरे सरफेस स्फीयर पर, स्फीयर ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज। तो उन्होंने बोला कि जो एटम्स होता है उसके स्फीयर पर क्या होता है, पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा होता है, और उसके अंदर क्या है सर, अपना जो मतलब ब्लैक ब्लैक कलर के जो धब्बा जो वाटरमेलन का है, उसी तरह उन्होंने बताया कि उसके अंदर क्या है सर, नेगेटिव चार्ज एटम्स इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड इन इट्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की इन्होंने खोज कर चुका था, इन्होंने बोला कि जो नेगेटिव चार्ज इम्बेडेड है उन्हीं का नाम इन्होंने क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन्स बोलता, राइट ना। तो क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन एटम इज यूनिफॉर्मली स्फीयर ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड इन इट्स। बात समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अब सर इन्हीं को एग्जाम्पल दिया था लाइक बिहेव दिस वाटरमेलन, वाटरमेलन की बातें कर दिया था उन्होंने, बोल दिया था। ठीक है, ऐसे बहुत सारी बातें। ठीक है, फिर कुछ इनकी मेरिट्स लेकर कर आए कि इन्होंने सर उसमें अच्छी अच्छी क्या बातें करी। तो इनकी 2 मेरिट्स थी, उनमें पहली मेरिट्स क्या थी सर, इट वॉज एबल टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ऑफ एन एटम। इन्होंने सर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने में एबल हो चुके थे, एक चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन करा जो काफ़ी कैपेबल थे और उस समय में हीरो थे। इन्होंने बोला कि जो एटम्स होता है वो क्या होता है, न्यूट्रली होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब क्या होता है कि लाइक सपोज दैट उन्होंने बोला कि स्फीयर ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज जनरेटेड है, और उसके अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, अट्रैक्ट कर क्या हो जाए, सब न्यूट्रल हो चुके हैं। जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव एक दूसरे से क्या है, न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। तो उन्होंने एटम के बारे में क्या बोला, न्यूट्रल बोला। ठीक है, दूसरी उन्होंने क्या बोला था, इट वॉज एबल टू एक्सप्लेन थर्मोनिक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्मोनिक इन द सेंस ऑफ अ हीट, थर्मोनिक मतलब इन सेंस ऑफ अ हीट। तो क्योंकि उन्होंने बोला कि मतलब जो हमारे एटम्स होते हैं, अगर एटम को आप क्या करोगे, हीट दोगे, क्या दोगे आप, हीट जब दोगे तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या करेंगे, वो वाइब्रेट करेंगे। क्योंकि जब आप इनको हीट दोगे तो थर्मोनिक इमिशन होगा, मतलब हीट रिलीज होगा। जब आप हीट दोगे ना, हीट, तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करेंगे, आप थोड़ी सी ज़्यादा हीट दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। इन्होंने ये बोला, ये बात तो सही थी। फिर अब तो भाई इनका जब फर्दर समय बढ़ता गया, फर्दर टाइमिंग बढ़ते गई, तो क्या हुआ, जब टाइमिंग बढ़ते गया तो नए नए साइंटिस्ट आए, तो नए नए अपने इन्वेंशन किए, नए नए डिस्कवरी किए। ठीक है, तो फिर ये ड्रॉबैक इनका हो गया। तो ड्रॉबैक इनकी इतने सारे हैं, पर किसी की इतनी बेइज्जती करना जरूरत नहीं है। ठीक है, इतनी बेइज्जती करना किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने 2 इनके ड्रॉबैक लिखा। ठीक है, तो ड्रॉबैक लिखूंगा तो परेशान हो, कितना बड़ा फेलियर साइंटिस्ट था। ठीक है, तो काहे लिए मतलब हम स्टूडेंट की नज़र में व्यक्ति को बिल्कुल फेलियर साबित करते। ठीक है, तो 2 ही ड्रॉबैक मैंने दिया। इन्होंने पहला बोला इट वॉज स्टैटिक मॉडल्स। इन्होंने बोला कि जो ये मॉडल कैसा है, एक स्टैटिक। अब दुनिया में पता हो कोई रुका है, कोई स्टैटिक है, सब मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, सब मोशन कर रहा है। तो भाई इन्होंने जो बोला, इनका पहला ड्रॉबैक था सबसे अच्छा। दूसरा ड्रॉबैक इनका क्या था सर,
इट्स एज्यूम मेस ऑफ एटम्स टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वन द इंटायर स्फीयर। कहने का मतलब है कि इन्होंने बोला कि जो मतलब सर जो एटम है, एटम का जो मास है वो क्या है सर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब क्या, समान, एक समान रूप में क्या है पूरे सरफेस पर, क्या स्फीयर पर फैला हुआ है। क्या है, एक समान रूप में स्फीयर पर क्या है, उसका मास क्या है, फैला हुआ है। ये इनका दूसरा खतरनाक ड्रॉबैक था। ठीक है, तो दो ही मैंने लिखा, ज़्यादा लिखकर इनकी बेइज्जती नहीं करें। ठीक है, तो क्या आपको थॉमस का मॉडल समझ में आया? अब थॉमस का मॉडल जब समझ ही रहे थे लोग, जब जान रहे थे, तब तक एक जन्म कूद पड़े रदरफोर्ड चाचा तो उन्होंने भी कुछ ऑब्जर्वेशन दिया, उन्होंने बात करा, तो उन्होंने आएंगे तो उनकी स्टोरी कहते हैं। ठीक, तो हम बात करते हैं रदरफोर्ड। ठीक है, अब रदरफोर्ड आते हैं, तो रदरफोर्ड के साथ एक थे, तो रदरफोर्ड की बात करते हैं। ठीक है, मिटा दूँ, हो गया ना? चलिए नोट कर दीजिए, नोट कर लो सब। देखो, सेकेंड लाइनिंग का मतलब है इट एज्यूम्ड मेस ऑफ एटम्स टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वॉन्स द इंटायर स्फीयर। इन्होंने कहा स्फीयर पर पूरा मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर फर्दर रदरफोर्ड आएंगे तो बताएंगे कि सर किसी एटम का मास किसी एक जगह क्या है, एकत्रित है, किसी एक जगह क्या है, एकत्रित है, ना कि पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो रदरफोर्ड आकर तो फेलियर कर दिया ना, रदरफोर्ड इनको फेलियर करेंगे। ठीक है, अभी रदरफोर्ड की जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो वो बताते हैं कि पूरे एटम का जो मास है किसी एक पॉइंट पर क्या है, एकत्रित है। ठीक है, तो वही एक पॉइंट क्या है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ठीक है, तो नोट कर लो, मैं रदरफोर्ड के ऊपर आता हूँ। ठीक है।